बराबर 2 की पावर n, तो ये टर्मिनल सेम या डिफरेंट के लिए था, मानते हो ना भैया? अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 2 बाई 2, तो ये टर्मिनल सेम या डिफरेंट? पहली बात तो सेम, दूसरी बात इवन या ऑड? इवन। अगर ऑड होगा तो n माइनस 1 बाई 2 लास्ट में हो जाएगा, बाकी सब रहेगा सेम, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि एजो कंपाउंड में अगर बात करें कि कहां पे जीआई होगी कहां पे जीआई नहीं होगी, तो एजो में चेक करने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। अगर एजो है तो 100% जीआई एग्जिस्ट करेगी। तो हम भूल गए तो जरा याद दिलाओ बच्चा, ये याद दिलाओ कि एजो कंपाउंड क्या होते हैं। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। जहां पे n और n के बीच में डबल बॉन्ड हो उनको बोलते हैं एजो कंपाउंड। आप बताओ ये ऑक्साइम्स क्या होते हैं? ऑक्साइम नहीं, मेरे कहने का मतलब है ऑक्साइम क्या होता है, क्या डबल बॉन्ड किसके बीच में कौन कनेक्ट होता है? ऑक्साइम। फिर सी डबल बॉन्ड एन के पास OH, बेटा क्या होता है? OH। सी डबल बॉन्ड एन और एन के पास OH का होना, मतलब ये क्या होता है? ऑक्साइम। ये बताओ कि अगर हम लोग सिन और एंटी फॉर्म की बात करें इन द केस ऑफ द एल्डो ऑक्साइम, तो कब सिन फॉर्म होगी, कब एंटी फॉर्म होगी? अगर OH के साइड में H तो सिन, अपोजिट साइड पे तो एंटी, ठीक बात। आमिर भाई ये बताओ कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। जरा ध्यान से देखो कंपाउंड को एक बार, फिर हमें जो पूछना होगा हम पूछ लेंगे। एक बार कंपाउंड को ध्यान से देखो। आमिर भाई घूर लिया। अब हम ये बताओ कि टर्मिनल जो है मेरे भाई वो सेम है या डिफरेंट है? सेम है, बोलो। सेम है, बोलो बिटिया। तेरी डिफरेंट है? डिफरेंट हुआ? अच्छा, बोलो मेरे भाई डिफरेंट है, बोलो भैया। मेरे टर्मिनल माना जाएगा यहां से, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड शो करेगा, ये तो शो करेगा ही नहीं। जहां से शो करता है वहां से टर्मिनल माना जाता है। यहां पे टर्मिनल माना जाएगा इस वाले डबल बॉन्ड से। तो ये देखो क्या ये और ये सेम दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, डिफरेंट कार्बन है ना, अलग अलग टर्मिनल है। तो फॉर्मूला सिंपल सी बात है, A बराबर या GI बराबर 2 की पावर n, ठीक बात। आज हम लोग को बात करनी है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म की। हेडिंग डालिएगा कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, स्टीरियो की सेकेंड ब्रांच। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। यार एक बात बताना, ये एंगल कितना है बताओ जरा, इतना पता ना सबको? अब ये दो एटम है, ये डिस्टेंस बीच की इंक्रीज हुई और ये हो गया एंगल कितना, मानते हो ना? ठीक बात। अब क्या हुआ, ये दोनों एटम एक दूसरे के ऐसे ना होके ये ऐसे हो गए ये, तो अब जरा एंगल बताओ कितना है? हाँ सिंपल सी बात, 0 डिग्री हो गया भैया। ये 180 था, ये 90 था,
ये कम होते 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 अब ये कितना हो गया 0 डिग्री। ये एंगल क्या मानोगे, बात समझ में आ रही ना भैया, ये एंगल क्या मानोगे 0 डिग्री। ठीक। दो सेम लोग के बीच में रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है? प्लस प्लस में, माइनस माइनस में रिपल्सन, माइनस माइनस में भी रिपल्सन। दो सेम लोगों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अपोजिट होंगे तो क्या, अट्रैक्शन। तो मेथिल और मेथिल में रिपल्सन होगा भाई, सेम ग्रुप में रिपल्सन होगा हमेशा, ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं है। एच एच के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अगर दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हैं, भले उनके चेहरे सेम नहीं है, तो 100% उसने उनके बीच में रिपल्सन ही होगा, अट्रैक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता है। अट्रैक्शन तो तभी होगा जब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। बात पल्ले पड़ रही भैया, ठीक बात। अब आ रहा है, हाँ तुम्हें आओ बे, आओ तुम बाहर, इधर आ, ऊपर इधर खड़ो, उधर किनारे, इधर खड़ो भाई। एक एटम ये है, ठीक, और ऐसे खड़ो सीधे, एक एटम ये है, एक तीसरा एटम ये है, ठीक, बात समझना। तीनों के तीनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तीनों के तीनों सेम है, तो तीनों के तीनों में क्या होगा, रिपल्सन। अब ये टोटल डिस्टेंस है इन दोनों एटम के बीच की, और इन दोनों के एटम के बिल्कुल बीच की जगह ये वाली है, ठीक है, ये वाली जगह इन दोनों के बिल्कुल बीच की है। अब ये वाला एटम अगर यहां बढ़ा तो क्या होगा, रिपल्सन। स्टेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी। मानते हो ना यार, भाई हम इधर आएंगे, ये भी सेम है, तो दोनों बीच में रिपल्सन, ये इधर धक्का देगा, हम इधर धक्का देंगे, तो सेम चार्ज है ना, प्लस प्लस ना, तो रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, ठीक है। अच्छा अभी हम यहाँ आ गए तो ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि अब दोनों के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है। अब तुम बोलो थोड़ा और इधर आ जाओ तो और बढ़िया हो जाएगा। अगर हम और इधर आ गए तो यहां दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये भी वही चार्ज है जो मेरे ऊपर चार्ज है। अब हमारे और इसके बीच में फिर से क्या होगा, रिपल्सन। बात समझ में आ रही ना भैया? तो अगर हम यहां से यहां गए तो भी अनस्टेबल होने लगेंगे, अगर हम यहां से यहां गए तो भी क्या होने लगेंगे, अनस्टेबल। क्या कुछ बात पल्ले पड़ रही है? मतलब जब तक एटम बीच में है तब तक तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल बीच से जैसे ही इधर आया तो इधर रिपल्सन हुआ, या जैसे ही इधर आया इधर रिपल्सन हुआ, तो जब तक वो बीच में तब तक स्टेबल है। इधर या उधर जाएगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं क्या करेगी, डिक्रीज। बैठ जाती। होता क्या है, अब जरा ध्यान से देना, हम लोग के पास इथेन है, इथेन का फॉर्मूला C2H6 या बोल लें CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कार्बन, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 3। ये कार्बन, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 3। कन्फर्मेशन टर्म का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में घूमना। कन्फर्मेशन का मतलब घूमना, रोटेट करना। तो एक्चुअल में कन्फर्मेशन है क्या, जरा ये सुकून से समझना। ये कार्बन है, ये जो बीच में एक गोला गोला देख रहे हो ना, ये एक कार्बन है, ठीक है। इसके बीच में नीला नीला गोला देख रहे हो, ये भी एक क्या है, कार्बन। इन दो, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से 3 H जुड़े हैं, एक H ऊपर और 2 H नीचे। देखो CH3, बात पल्ले पड़ रही भैया? अब ये वाला कार्बन दूसरा हुआ, ये वाला कार्बन जो है वो ये वाला कार्बन हुआ, और इस कार्बन के पास भी बोलो H कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, ठीक है यार। आ जाओ, इसको पकड़ो आके यहाँ पे, इसको पकड़ो, ठीक। कार्बन कार्बन के बीच में भैया ये बॉन्ड कैसा है, बोलो सिंगल, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये वाले को आपने, ये वाले को, इस इस वाले कार्बन को आपने रोटेट कराया, मतलब अभी ये H इस वाले H के सामने है, देखो ना, ये वाला H इस वाले H के सामने है, वो वाला H उस वाले H के सामने है, ये वाला H उस वाले H के सामने, सब सामने है। अब आपने क्या किया बेटा, इसको घुमाया 60 डिग्री, रोटेट कराया। अब मेरी बात समझना जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी, ठीक है। अगर तुमने इसको 60 डिग्री घुमाया, अच्छा
जरा ध्यान से देखो, ये एंगल 120 है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर ये 120 है तो 120 का आधा कितना? 120 का आधा कितना हुआ? 60। तो अगर एटम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो 60 डिग्री पे होगा, 60 से कम होगा तो उधर रिपल्सन, 60 से ज्यादा होगा तो इधर रिपल्सन। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अगर हम बीच से इधर गए तो ये रिपल करेगा, अगर हम बीच से इधर आए तो ये रिपल करेगा। 120 का एग्जैक्ट आधा क्या हुआ? 60। तो 60 पे सबसे कम रिपल्सन होगा, इधर से भी और इधर से भी। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि रिपल्सन नहीं होगा। जब चार्ज सेम है तो रिपल्सन तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब डिस्टेंस मैक्सिमम है तो रिपल्सन मिनिमम होगा। तो यहां पे अगर ये बिल्कुल बीच में बैठा है तो इस वाले से भी और इस वाले से भी दोनों से रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम। तो है क्या कि यहां पे ये जो एंगल है ये 120 है। अब आपने क्या किया, इसको रोटेट कराया 60 डिग्री पे। कितने पे? 60 पे। अभी ये वाला एटम इस वाले एटम के पास में था, जब 60 पे रोटेट कराया तो जरा देखो, ये वाला एटम जो है वो इन दोनों एटम के बिल्कुल बीच में है कि नहीं है? ये जो तीसरा एटम है वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में है कि नहीं है? और अगर बीच में है तो स्टेबल मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। अच्छा, हमें एक बात बताते चलना, तुम ही लोग बताओगे। ये अभी हमने आपसे बोला था कि यार ये बताओ कि ये एंगल जो है, ये एंगल, ये वाला एंगल कितना? ठीक है, ये कितना? 0। ये कितना? ये कितना? ये कितना? भाई बात पल्ले पड़ रही ना? ये 0, ये भी एक ही बात है, 0, ये भी वही बात है, 0, ये भी वही बात है, 0। एंगल कितना है? 0। तो यहां पे अब जरा बात समझना, ये और ये जरा ध्यान से देखना, ये वाला एटम एंगल बताओ? 0। बेहतरीन, एंगल कितना? 0। क्या बात पल्ले पड़ रही है? एंगल 0 है, ठीक है। अब एंगल बताओ कितना? 60। कितना हुआ? 60। 120 का आधा कितना हुआ? 60। इस साल नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ कि एक कंपाउंड दिया था कि वो लीस्ट स्टेबल कितने डिग्री पे होगा? आंसर था 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे जब होगा तब ये एकदम आमने सामने होगा, एकदम बगल में होगा। जब एकदम बगल में होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना भैया? भैया बीच का 120 डिग्री था, ये अबे एक एटम यहां भी खड़ा किया था ना, यहां पे खड़ा किया था, इसका आधा 120 का आधा क्या हुआ? 60। अब 60 से कम होते होते 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, अबे 0 डिग्री एंगल हो गया। और 0 डिग्री एंगल में रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम। नहीं समझ में आया? नहीं आया? भैया एक बार फिर से देखो, यहां पे ये एक कार्बन है, इस कार्बन से 3 CH3 लगे हैं, ये दूसरा कार्बन है, इस कार्बन से भी 3 H लगे हैं, तो ये C और ये H3, ये C और ये H3, और C और C के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। अभी ये वाला एटम इस वाले एटम के बिल्कुल सामने है, तो रिपल्सन मैक्सिमम होगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये इन दोनों एटम के बीच में, अभी क्या है कि ये वाला एटम इस एटम के पास में, अच्छा तुम बोलो ऐसा कर दे, तो ये वाला एटम इसके पास में, ये वाला इसके पास में हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो एटम है ये इन दोनों एटम के बिल्कुल बीच में आ जाए, तो इधर से भी रिपल्सन कम होगा, इधर से भी कम होगा, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो हमने क्या किया, 120 से 60 डिग्री पे रोटेशन किया, तो 60 डिग्री पे रोटेट होके ये बना, तो ये स्टेबल और ये क्या? अनस्टेबल। तो ये बताओ स्टेबिलिटी 0 डिग्री पे या 60 डिग्री पे? बात समझ में आ रही है? 0 पे कैसा होगा? अनस्टेबल। 60 पे कैसा होगा? स्टेबल। बात पल्ले पड़ रही भैया? अब जरा बोर्ड पे देखते हैं इसको। थैंक यू बेटा। अब जरा बोर्ड पे देखना, कंफर्म, इतना तो समझ में आ गया कि कंफर्मेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके अबाउट जो रोटेशन होता है, उसके अबाउट जो घुमाव होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? कंफर्मेशन। कार्बन कार्बन, ये एक कार्बन हुआ, एक कार्बन ये हुआ, इस कार्बन से 3 CH3, इस कार्बन से 3 CH3, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। इसी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में जो रोटेशन होता है, इसी रोटेशन को आप बोलते हो कंफॉर्मर। क्या बोलते हो? कंफॉर्मर। और इस प्रोसेस को बोलते हो कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है चलो देखते हैं। थोड़ा छोटा कर लिया जाए जिससे बनाया था। दो टाइप का कंफर्मेशन होता है, दो लोग बता गए।
एक बता गया आपका न्यूमैन और एक बता गया हॉर्स। तो दोनों देखते हैं दोनों प्रोजेक्शन कौन कौन से होते हैं। ये CH3 खामखा में ये टफ लगता है और होता निहायती आसान है। एक्चुअल में जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो आइसोमेरिज्म में शुरुआत करी जाती है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म से, क्योंकि वो बहुत आसान होता है कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो होती है वो टफ होती है और क्वेश्चन स्टीरियो से ही बनता है ज्यादातर, ठीक है। मतलब 80% चांस होते हैं कि स्टीरियो से क्वेश्चन ही आएगा। इस बार दो क्वेश्चन आए, एक स्टीरियो से मिला और एक स्ट्रक्चर से मिला। दो क्वेश्चन आए इस बार आपके नीट में। तो ये फालतू में टफ लगती है, निहायती आसान, एकदम आसान होती है। अगर रटोगे नहीं, समझ लोगे तो एकदम आसान इसके क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन भी सारे आज ही करवाएंगे, आज ही खत्म भी करेंगे। तो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। यहां पे होता क्या है कि कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ये डॉट लगा दिया ना, तो ये एक कार्बन हो गया। दोनों इन दो कार्बन में से एक कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और एक कार्बन को गोले से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, एक कार्बन को किससे, डॉट से, और एक को गोले से। तो भैया एक ये कार्बन हो गया डॉट वाला, एक कार्बन ये हो गया आपका, ये हो गया गोले वाला। तो गोले के बीच में डॉट लगाओ। ठीक है भैया, एक कार्बन हो गया ये, ठीक। एक कार्बन ये वाला, ये रहा, एक कार्बन ये वाला, ये रहा। ये दो कार्बन है भैया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बोला न्यूमैन ने, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन ने बताया कि अब हमें कार्बन को ऐसे दिखाना है, एक कार्बन को डॉट से दिखाना है और एक कार्बन को गोले से दिखाना है। सो अपन ने दिखा दिया। अब इस वाले कार्बन से यार ये बताओ, इस वाले कार्बन से H कितने जुड़े, 3, ठीक है। तो इस वाले कार्बन से अपन 3 H जोड़ लेते हैं, तो एक H हो गया ये, एक H हो गया ये, दूसरा H हो गया ये, तीसरा H हो गया ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से 1 2 3 H, ठीक है। अगला कार्बन ये वाला, अगला कार्बन ये वाला, अगला कार्बन कौन है, ये गोला, ये गोला भी तो कार्बन है। और इस गोले पे, इस कार्बन पे कितने H है बोलो, 1 2 3। कुछ भी समझ में ना आए दोबारा पूछना, एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, रट्टा मत मारना, समझने की कोशिश करना, 100% समझ में आएगा। हाँ भैया, अब यहां पे क्या हुआ, इस कार्बन के पास भी 3 H है, तो इस कार्बन के पास 1 2 3, तो इस कार्बन के पास भी 3 H है, तो एक H ये बना दिया, एक H ये बना दिया और एक H एक H यहां पे बना दिया, ये तीसरा वाला। बे यार बन जा बे। हाँ, एक H ये बना दिया, ठीक। बोर्ड पे दिखा पा रहे हैं तो मेरी मजबूरी है, हम आपको 3D नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन 3D में जब हमने आपको दिखाया था तो जरा याद करो। ये बताओ, इन
होता है। मेरी बात लाइन सुनना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि 60 डिग्री के रोटेशन पे इस कंपाउंड के क्या बनेगा, तो कॉपी में लिखा हुआ था कि 0 डिग्री पे इक्लिप्स होता है, 60 डिग्री पे स्टेगर्ड होता है। क्वेश्चन पूछा गया 60 डिग्री के रोटेशन पे क्या बनेगा, तो आंसर खटाक से स्टेगर्ड लगा दिया। हमने ये बिल्कुल नहीं बोला कि 60 डिग्री के रोटेशन पे स्टेगर्ड बनेगा। लाइन में फर्क समझना। हमने ये बोला कि 0 डिग्री पर इक्लिप्स होगा, 60 डिग्री पर स्टेगर्ड होगा। हमने ये नहीं बोला कि 60 डिग्री के रोटेशन पे स्टेगर्ड हमेशा बनेगा ना भैया। भैया इसको अगर आपने 60 पे रोटेट कराया तो ये क्या बन जाएगा, इक्लिप्स। मेरी बात पल्ले पड़ रही ना। 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर है और ये क्या है, स्टेगर्ड, और ये 0 डिग्री पे ये क्या है, इक्लिप्स। लेकिन ये बात गलत होगी कि 60 डिग्री रोटेट कराने पर हमेशा स्टेगर्ड बनेगा। वो डिपेंड करता है, अगर आपने इसको घुमाया 60 पे तो स्टेगर्ड बन जाएगा, और स्टेगर्ड को घुमाया 60 पे तो इक्लिप्स बन जाएगा। कंफर्मेशन। एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें कि कन्फॉर्मर कितने हो सकते हैं किसी कंपाउंड के, कंपाउंड बोले इसके कितने कन्फॉर्मर होंगे, तो आंसर होगा इनफाइनाइट। किसी भी कंपाउंड के इनफाइनाइट कन्फॉर्मर होते हैं। अच्छा रीजन सुन लो। पहला कन्फॉर्मर मेरा 0 डिग्री पे, अगला बन सकता है 1 डिग्री पे, बन सकता है 1 डिग्री पे, अगला बन सकता है 2 पे, 3 पे, पॉइंट डिग्री, मतलब कन्फॉर्मर इनफाइनाइट होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन हम लोग खाली वो कन्फॉर्मर देखते हैं जो मैक्सिमम स्टेबल होते हैं या मिनिमम स्टेबल होते हैं। बात समझ में आ रही भैया। तो अब बोला यार ये बताओ इथेन के टोटल कितने कन्फॉर्मर होते हैं, तो जो स्टेबल कन्फॉर्मर है और अनस्टेबल कन्फॉर्मर है हम लोग जो पढ़ते हैं वो कितने होते हैं, 2। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कन्फॉर्मर कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। बोला कन्फॉर्मर जो है वो कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड के बीच का रोटेशन होता है या डबल बॉन्ड के, तो सिंगल बॉन्ड के। कभी भी डबल बॉन्ड होगा तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जब बनता है तो वो ऐसे बनता है, ऐसी ओवरलैपिंग से बनता है, और अगर इसको रोटेट कराया तो ये टूट जाएगा। और सिंगल बॉन्ड जब बनता है, मतलब ऐसे समझो, जब डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड आता है तो वो ऐसे ओवरलैप करके आता है, ठीक। अब तुमने इसको रोटेट कराया तो ये जाएगा टूट, ये नहीं रोटेट हो पाएगा। लेकिन जब सिंगल बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो वो ऐसे बनता है, और यहां पे देखो फ्री रोटेशन आराम से पॉसिबल होता है। तो रोटेशन सिर्फ कहां होगा, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में कभी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड में कभी नहीं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कब शो करेंगे, जब बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल। पॉइंट लिखना शुरू करो, पॉइंट नंबर 1 लिखो। बता रहे बेटा, बोले कार्बन, कार्बन छोड़ दो, दो एटम के बीच के सिंगल बॉन्ड, दो एटम के बीच के सिंगल बॉन्ड, दो एटम के बीच के सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन होता है उसको कन्फर्मेशन, उसको कन्फॉर्मर नहीं, उसको कन्फॉर्मर कहते हैं। उसको कन्फॉर्मर कहते हैं। और इसी को कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसी को कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं।
दोनों आगे लिखो, दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास, दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास सेम होने चाहिए। दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास सेम होने चाहिए। लिखा भैया? अगला पॉइंट लिखिए। बोले जब एटम पास में होंगे इनको रोको और बताओ, जब एटम पास में होंगे तो रिपल्सिव एनर्जी ज्यादा या कम? तो जब दो एटम पास में होंगे तो रिपल्सिव एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम। तो लिखिए, जब दो एटम पास में होंगे तो रिपल्सिव एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो रिपल्सिव एनर्जी मैक्सिमम होगी और स्टेबिलिटी मिनिमम। तो रिपल्सिव एनर्जी मैक्सिमम होगी और स्टेबिलिटी मिनिमम। देखा भैया? नोट कर लिया बेटा? हेडिंग डालिए, कंफर्मेशन ऑफ इथेन। कंफर्मेशन ऑफ इथेन। Conformation of ethane. According to Newman, N-E-W-M-A-N, Newman, according to Newman, conformation of ethane according to Newman। लिखा भैया? ठीक। अगला पॉइंट लिखिएगा। बोले generally ethane having two conformer, generally ethane having two conformer eclipse form and staggered form। eclipse form and staggered form, STA dash dash dash। हाँ यार, eclipse form and staggered form। लिखा भैया? आगे लिखो, eclipse form is less stable, eclipse form is less stable eclipse form is less stable and staggered form is high stable। and staggered form is high stable। अगला पॉइंट, वैसे किसी भी कंपाउंड के कन्फॉर्मर, बताओ कितने लिखें?
इनफाइनाइट। वैसे किसी भी कंपाउंड के कन्फॉर्मर इनफाइनाइट होते हैं। किसी भी कंपाउंड के कन्फॉर्मर इनफाइनाइट होते हैं। देखा भैया? अब बनाओ फटाफट, ये इथेन बनाओ। पहले ये बनाना, उसके बाद ये, उसके बाद ये। बनाओ, फिर हम लिखवा रहे हैं कौन इसमें से स्टेगर्ड है, कौन कौन इक्लिप्स है। ये इक्लिप्स फॉर्म हो गया, और इसमें लिख लो स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड जहां पे एटम दूर दूर हो, रिपल्सिव एनर्जी कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो स्टेगर्ड फॉर्म, जिसकी स्टेबिलिटी कम वो इक्लिप्स फॉर्म। 0 डिग्री पे हमेशा क्या मिलेगा? इक्लिप्स फॉर्म। और 60 डिग्री पे, 60 डिग्री के रोटेशन पे नहीं, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे जो मिलेगा वो स्टेगर्ड। 60 डिग्री के रोटेशन पे जो मिलेगा वो नहीं। बात समझ में आ रही ना भैया? तो अगर इसको 60 रोटेट कराया तो ये बन जाएगा, इसको 60 रोटेट कराया तो ये बन जाएगा। इसमें एंगल कितना? 0। इसमें एंगल कितना? 60। बात समझ में आ रही ना भैया? तो 60 डिग्री पर क्या होगा? स्टेगल फॉर्म। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेगल फॉर्म। ज्यादा एनर्जी किसमें होगी? इक्लिप्स में। कम एनर्जी किसमें होगी? स्टेगल में। एनर्जी स्टेबिलिटी आपस में कैसे? इनवर्सली। एनर्जी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। अब एक क्वेश्चन यहां से एम्स में पूछ लिया गया था ग्राफ बना के कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है फॉर द इथेन। भैया बना चुके थे ना? बना लो भैया, बनाओ बनाओ बनाओ, कोई इशू नहीं। स्पेलिंग जो मन करे वो लिख लो। STGGERD स्टेगर्ड। स्पेलिंग केमिस्ट्री में सोचते हो, हद करते हो यार। केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर स्पेलिंग सोचोगे तो जिंदगी में भैया तुम्हें जो समझ में आता है वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, स्पेलिंग नहीं। स्पेलिंग हमें खुद नहीं आती, तुम्हें क्या बताएं? हाँ, मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। अबे हम यूपी बोर्ड से नहीं है, हम इंग्लिश में 75 बार फेल हुए हैं, तो तुम्हें कहां से बताएंगे इंग्लिश स्पेलिंग? हाँ भैया ध्यान देना, बस बातें खत्म। हाँ भैया ध्यान देना, हम लोग बात करें ग्राफ की। ग्राफ से क्वेश्चन एम्स में पूछा था, और एम्स में पूछने के बाद 4 साल बाद नीट वालों ने भी उसकी नकल करी और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया, बस कंपाउंड बदला लेकिन ग्राफ वही था। वो अलग बात है कि 2013 में पूछा और नीट हो गया कैंसिल। भाई टोपा और आईटी वालों का क्वेश्चन उठा के टॉप के पहले आईटी में बनाया, आईटी के बाद एम्स में बनाया, एम्स में उसके बाद नीट वालों ने उठा के रख दिया सेम टू सेम। तो नीट कैंसिल हुआ 2013 में, तो वो कैंसिल नीट का ये क्वेश्चन था और वही एम्स का था, सेम आईटी का था। तो ध्यान देना क्या क्वेश्चन था। ग्राफ दिखाने जा रहे हैं, लिखना लिखना कुछ मत। भैया इस पे होगा एंगल और इस पे होगा एनर्जी, ठीक। ये आपकी हो गई
इक्लिप्स और ये हो गई स्टेगर्ड। हमने इक्लिप्स को ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा। अरे देखो ना यार, इक्लिप्स फॉर्म ये रहा, इक्लिप्स फॉर्म ये रहा, रिपल्सिव एनर्जी ज्यादा क्योंकि एटम पास पास। ये स्टेगर्ड फॉर्म, रिपल्सिव एनर्जी कम क्योंकि एटम दूर दूर। एनर्जी ज्यादा किसकी? इक्लिप्स की। एनर्जी कम किसकी? स्टेगर्ड की। तो वापस आते हैं ग्राफ पे। हाँ, तो ऊपर बनाया है इक्लिप्स को क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, नीचे बनाया है स्टेगर्ड को क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। यहां पे 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या मिलता है? इक्लिप्स। यहां पे टच हुआ क्या? स्टेगर्ड। स्टेगर्ड अगले पे मिला, बोलो कितने पे? 60 पे। ठीक है भैया, अब जरा ध्यान देना, कुछ भी लिखना विखना नहीं। अगला अगला ये ग्राफ टच हुआ यहां पे, मतलब कहां पे? इक्लिप्स में। अब जरा ध्यान देना, ये टच हुआ ग्राफ यहां पे, 60 में जरा 60 जोड़ो तो 0 से 120, 120 पे फिर से बोलो क्या मिल गया? इक्लिप्स। ठीक, फिर अगला रोटेशन 60 पे फिर से होगा, तो 0 से अगर जोड़ोगे तो 60 प्लस 60 प्लस 60 तो कितना हुआ? 100। हाँ ठीक है भैया, यहां पे हुआ ये 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे बोलो क्या मिला? स्टेगर्ड। फिर यहां पे टच हुआ, ये क्या मिला? इक्लिप्स। और यहां पे एंगल कितना बोलो? 240 ना, 240। तो हर 60 डिग्री पे ये ग्राफ बनता चला जाएगा। ग्राफ नहीं समझ में आया, चेहरा बता रहा नहीं है, देखो जरा। हाँ भैया ध्यान देना, आपने ये ग्राफ बनाया, एक ये एक्सिस ली, एक ये एक्सिस ली। हमें एक बात कंफर्म है कि इसमें से एक स्टेगर्ड है और एक इक्लिप्स है। ये भी कंफर्म है कि एनर्जी ज्यादा किसकी है? इक्लिप्स की। तो जो ऊपर है, क्योंकि इस वाली एक्सिस पे, वाई वाली एक्सिस पे हम एनर्जी को देख रहे हैं और यहां पे एंगल को देख रहे हैं, तो यहां पे जो ऊपर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा है किसकी? इक्लिप्स की। तो जो ऊपर होगा उसको क्या माने? इक्लिप्स। जो नीचे उसको क्या माने? स्टेगर्ड। क्या इतनी बात कंफर्म? तो ऊपर वाले को इसलिए मान लिया इक्लिप्स और नीचे वाले को मान लिया स्टेगर्ड। ठीक है भैया। ये यहां पे है 0 डिग्री, यहां पे जो एंगल है एकदम ये 0 डिग्री है। ठीक है, बोलो 0 डिग्री पे सीधे बैठ, एकदम सीधे। अब बता 0 डिग्री पे हमें कौन सी फॉर्म मिलती है? इक्लिप्स। 0 को 60 पे रोटेट किया, फॉर्म का नाम बताओ? स्टेगर्ड। फिर इस 60 में 60 जोड़ा 120 पे, बताओ? इक्लिप्स। फिर 60 में 60 जोड़ा, अब क्या बना? स्टेगर्ड। फिर 60 जोड़ा इक्लिप्स, फिर 60 जोड़ा स्टेगर्ड, फिर 60 जोड़ा। क्या बात पल्ले पड़ रही ना? मतलब 60 पे फॉर्म क्या होती जा रही? चेंज। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 0 डिग्री पे ये आप पहले ही देख चुके हो कि जो 0 डिग्री पे फॉर्म मिलेगी वो 0 डिग्री पे क्या मिलेगी? इक्लिप्स। तो हमने क्या किया, 0 डिग्री पे जो बनाया वो बनाया इक्लिप्स। तो यहां से टच इसलिए कराया क्योंकि 0 डिग्री पे इक्लिप्स मिलेगा, इसलिए ग्राफ यहां से उठाया। दिमाग में चल रहा होगा ना कि यार यहां से क्यों नहीं उठाया? उसका रीजन कि हमें 0 डिग्री पे स्टेगर्ड नहीं मिला बेटा, हमें 0 डिग्री पे इक्लिप्स उठा, इसलिए ग्राफ यहां से उठाया और यहां से नहीं उठाया। क्या इतनी बात पल्ले पड़ गई? ठीक बात। अब जब हमने इस ग्राफ को यहां से यहां तक लाए तो स्टेगर्ड पे टच हुआ, तो 0 से कितना घुमाया होगा? 60, तभी तो स्टेगर्ड आया होगा। तो ये स्टेगर्ड आया, तो यहां पे एंगल कितना हुआ? 60। फिर आगे ग्राफ बढ़ा और ग्राफ पहुंचा फिर से इक्लिप्स पे, तो ये फिर से घुमाया होगा 60। तो भैया 60 प्लस 60 कितना? 120। तो यहां से यहां तक 60 ही होगा, मतलब घूमा 60 है, नो डाउट घूमा 60 है, लेकिन पहले 0 से 60 फिर 60, तो 60 और 60 क्या हो गया? 120। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा भैया? तो ये जो यहां पे फॉर्म मिली, अब जो इक्लिप्स मिली, ये अपन को मिली कितने पे? 120 डिग्री पे। फिर ये ग्राफ टच होके यहां पे आया
और ये टच हुआ स्टेगर्ड पे, और अब जो स्टेगर्ड मिली वो मिली 180 डिग्री पे। आगे फिर ये ग्राफ बढ़ेगा और ये ग्राफ बढ़ के आगे ऊपर टच करेगा, और ऊपर टच करेगा तो अब की बार जो एंगल होगा वो शायद 240 आएगा 60 जोड़ने पे। तो अगर आप इसमें 60 जोड़ोगे तो ये एंगल ये गया, यहाँ पे टच हुआ, और ये जो फॉर्म मिली आपको अब की बार 240 पे मिली, और 240 पे क्या मिली? इक्लिप्स। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का? तो ग्राफ अगर आपसे बोले इथेन के लिए कौन सा ग्राफ सही है, एक ग्राफ में ऊपर स्टेगर्ड, मतलब सेम ग्राफ दे, ऊपर कर दे स्टेगर्ड, नीचे कर दे इक्लिप्स, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? गलत। बात पल्ले पड़ी ना? अब एक ग्राफ में क्या करे एक ग्राफ में क्या करे कि अगले ऑप्शन में क्या करेगा कि ग्राफ यहां से ना उठा के यहां से उठाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि जीरो तुम्हें लगेगा देखने में लगेगा यार ग्राफ तो वही है जो सर ने बताया था, ये ऐसे ऐसे चल तो रहा है, लेकिन दो बातें दिमाग में पुटअप करके रखना, क्या कि जो ऊपर रहेगा वो कौन रहेगा? इक्लिप्स। जो नीचे रहेगा वो कौन? स्टेगर्ड। अगली बात, 0 डिग्री पे अपन को स्टेगर्ड नहीं मिलता है, 0 डिग्री पे क्या मिलता है? इक्लिप्स। तो जो 0 डिग्री से ग्राफ शुरू होगा वो हमेशा शुरू होगा इक्लिप्स से, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या मिला होगा? इक्लिप्स फॉर्म। तो ग्राफ यहां से उठेगा, यहां से नहीं उठेगा। क्या बात पल्ले पड़ गई भैया? हेडिंग डालिए, ग्राफ ऑफ कंफर्मेशन ऑफ इथेन, ग्राफ ऑफ कंफर्मेशन ऑफ इथेन, कंफॉर्मर ऑफ इथेन, ग्राफ ऑफ conformer of ethane, graph of conformer of ethane between the energy and angle, आगे लिखो, between the energy and angle between the energy and angle, बना लिया भैया? नोट करो। बनाओ ना, अपने आप बनाओ, हमने हटा दिया है। रफ में बनाना पहले, उसके बाद फेयर करना। पहले अपने आप बनाओ। हाँ हाँ हाँ, जहां मन करे वहां बनाओ, तुम्हारी इच्छा। बना लिया अगर आप? चलो बना लिया तो मैच करा लो, सही बनाया गलत बनाया? हाँ, गलत क्यों बनाओगे? तुम केमिस्ट्री के पिताजी हो ना, मेन लिफ्ट के पापा हो, गलत कहां से बनाओगे? बनाओ उसको फटाक से। हाँ बच्चा, कैसे आवाज आई? नोट कर लिया भैया? हाँ तेज बोलो बच्चा। अभी अगला बता रहे हैं उसका दिखाएंगे, फिर अगला बता रहे हैं उसका दिखाएंगे, सबका देखते चलेंगे। अभी 2-3 का देखोगे तो ग्राफ बनाना तुम्हें खुद आ जाएगा। रट्टा ना मारना, रट्टा नहीं मारना, खुद दिखेगा तुम्हें यार। अगर बातें दिमाग यहाँ बैठी हैं तो ग्राफ तुम्हें साफ साफ दिखेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पॉइंट तुम्हारे दिमाग में है। हाँ बेटा, ग्राफ अगर किसके नीचे आएगा बच्चा? हाँ बिल्कुल, 300 आ जाएगा, फिर और 60 जोड़ दो, फिर और 60 जोड़ दो, फिर और 60 जोड़ दो, जोड़ते जाओ, तुम क्या टेंशन ले रहे? हाँ भैया, नोट कर लिया? एक बार हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग
कंफर्मेशन ऑफ, अभी आपने किसके कंफर्मर पढ़े हैं? इथेन के। अब लिखो कंफर्मर ऑफ ब्यूटेन। कंफर्मेशन ऑफ या कंफर्मर ऑफ एक ही बात है, ब्यूटेन। अच्छा, एक खास बात और है कि इथेन या किसी भी कंपाउंड 0 डिग्री पर, नाम बताओ, इक्लिप्स 60 डिग्री पर, मानते हो ना? अब 0 डिग्री पर इक्लिप्स, 60 डिग्री पर स्टेगर्ड। बोला 20 डिग्री पे, नाम बताओ फॉर्म का। 30 डिग्री पे, नाम सुन तो लो बे, 20 डिग्री पे, 30 पे, 25 पे, 35 पे, 40 पे, सारी की सारी फॉर्म स्क्यू फॉर्म होती हैं। क्या होती? स्क्यू, SKEW। लिखना नहीं, अभी लिखवाएंगे, लिखना नहीं, पहले सुनो मेरी बात। 0 डिग्री पे हमेशा होगी इक्लिप्स फॉर्म, 60 पे हमेशा होगी स्टेगर्ड। इसके अलावा किसी भी एंगल पे अगर है, किसी भी एंगल इन द सेंस कि इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, किसी भी एंगल मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल, 0 और 60 के बीच का एंगल। बोला ये बताओ 55 पे, ये बताओ 50 पे, ये बताओ 45 पे, 40 पे, 42 पे, 25 पे, 20 पे, 10 डिग्री पे, सारी फॉर्म का नाम क्या होगा? स्क्यू फॉर्म। बात समझ में आ रही भैया? तो अभी आप इसमें दिखा रहे हैं, इसलिए बताया पहले से, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा। हाँ, आपने हेडिंग डाली कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो पहले ब्यूटेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लें। CH3 सिंगल बॉन्ड C, H2 सिंगल बॉन्ड C, H2, ये नंबर 1, ये नंबर 2। ये वो दो कार्बन है जिन दो कार्बन के अबाउट क्या होगा? रोटेशन। ये वही दो कार्बन है जिनमें से एक को मानेंगे डॉट और एक को मानेंगे गोला। बात समझ में आ रही ना भैया? तो किसी भी एक को चलो डॉट मान लेते हैं, एक वाले को डॉट मान लेते हैं, दो वाले को क्या मान लेते हैं? गोला। कुछ भी लिखना नहीं, पेन को नीचे रख देना, जरा ध्यान समझना, पेन चलाना मत बिल्कुल, जब तक समझा ना दे पूरा, नोट मत करना कुछ भी जब तक समझ में ना आ जाए। तो आपने क्या किया, एक नंबर वाले को ये बना दिया, क्योंकि अगर कंफर्मेशन से क्वेश्चन आएगा तो ये 100% लगभग श्योर है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ब्यूट आपका जो इथेन है वो थोड़ा सा आसान होता है, ये भी आसान ही होता है, लेकिन इसके कंफर्मर सभी के इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन इसके दिखाई देते हैं 4, तो क्वेश्चन बनने के चांस यहां से बहुत ज्यादा होते हैं। तो जरा ध्यान देना, हमने बोला दो कार्बन जो बीच के हैं, उन दो कार्बन में एक कार्बन को आप दिखाओगे डॉट से और एक कार्बन को आप दिखाओगे गोले से। बात पल्ले पढ़ लेना भैया। तो एक में बना लो आप ये स्फीयर। ठीक, अब इस वाले कार्बन से चलो बताना शुरू करो। ये जो कार्बन है बेटा, ये एक नंबर वाला माना है। अब बताओ जरा, और किसी की आवाज ना आए, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन। बोलो हम नशेबाज हैं, बोलो बोलो। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन और एक CH3। अबे साफ साफ दिखाई दे रहा है यार। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा? 2 हाइड्रोजन और एक CH3। आगे तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, जरा ध्यान देना। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला, समझ लेना। इससे स्ट्रक्चर से ये बनाना आता है, ये से ये बनाना आता है, मोर स्टेबल पूछता है। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो यहां से नहीं यहां से बाउंस मारेगा, अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो। जो बीच वाले दो कार्बन है उनमें से एक कार्बन को आपने डॉट मान लिया और एक कार्बन को आपने ये स्फीयर मान लिया। इस वाले कार्बन के पास क्या क्या है? इस वाले कार्बन के पास 2 H है और एक बॉन्ड पे क्या लगा है? CH3। तो इस वाले कार्बन पे 2 H और एक CH3, तो एक को लगा दिया ये CH3 और 2 बॉन्ड पे क्या लगा? H, तो एक बॉन्ड पे ये H लगा दिया और एक बॉन्ड पे ये H। क्या इतनी बात समझ में आई? 100% क्लियर है। इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड पे H और एक, बिल्कुल आवाज नहीं, भगा दूंगा क्लास से किसी की आवाज ही इसके समझाने के बीच तक 10 तमाचे मारूंगा क्लास। आवाज इतनी सी भी आनी नहीं चाहिए जब तक इसके चारों कंफर्मेशन बता ना दूं। आवाज बिल्कुल बंद रखना, बीच में बिल्कुल बोलना मत।
ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के पास ये दो H, ठीक है, इस कार्बन के पास ये दो H, और इस कार्बन के पास एक क्या लगा, CH3। ये वाला कार्बन बाहर की ओर होगा, ये वाला कार्बन बाहर की ओर होगा, ये 2 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल। ये कुछ ऐसा दिखाया था ना, ये सिंगल बॉन्ड होगा। अब क्या कि इस कार्बन से 2 H और एक CH3। अब बताओ ये दो वाले कार्बन से क्या क्या लगा, 2 H और एक CH3, सेम लगा ना भैया। तो इस गोले से भी हम एक क्या जोड़ दे, CH3, और 2 पे क्या लगा दे, H। ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर हमारी ऐसे बनाने की इच्छा नहीं है, हमें 0 डिग्री पे बनाना है, तो वो भी देखते हैं साहब जरा 0 डिग्री पे। फिर से 1 नंबर कार्बन ये डॉट, 2 नंबर कार्बन ये गोला, 1 नंबर कार्बन से 2 H और एक CH3, तो एक CH3 और ये 2 H। ये इस वाले कार्बन से, ये इस वाले कार्बन से 2 H और एक CH3, तो CH3 को हम यहां भी तो लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो इस गोले वाले कार्बन से एक CH3 लगा दो यार, एक CH3, और एक H यहां पे, एक H यहां पे। भैया ये तुम्हें हमें देख के बताओ जरा, ये कितने डिग्री पे, मानते हो ना यार, इतना देख के समझ में आ रहा है ना, 0 डिग्री पे ये है। अब आपने क्या किया, अब आपने इस वाले को नहीं, इस वाले कार्बन को नहीं, आपने इस वाले कार्बन को 60 डिग्री पे रोटेट कराया। भैया ये वाला CH3 इस वाले CH3 के अगल बगल नहीं है, ये ऐसे है, ये CH3 इस वाले CH3 को ऐसे छुपा रहा है, मतलब ये वाला बैक पे है और ये वाला फ्रंट पे। बात पल्ले पड़ रही ना, ये वाला बैक पे, ये वाला फ्रंट पे, अगल बगल नहीं है। हमारी मजबूरी है कि हम बोर्ड पे दिखा रहे हैं तो 3D नहीं दिखा सकते हैं। जब आप इसको 3D पे देखोगे तो बैक पे एक मेथिल दिखाई देगा, फ्रंट पे दूसरा मेथिल दिखाई देगा, ये ऐसे होंगे, और एंगल कितना होगा, 0। अब आपने क्या किया, इसको रोटेट कराया 60 डिग्री पे। जब 60 पे रोटेट कराया तो ये वाला मेथिल, बोलो यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला एच बोलो यहां पे आएगा नहीं आएगा, ये वाला एच बोलो यहां पे आएगा नहीं आएगा। अब अगली फॉर्म बनाने जा रहे हैं, ध्यान देना। दूसरी फॉर्म बनी इसकी, ठीक है, ये CH3, ये H, ये H, रोटेट ये गोले वाले कार्बन को कराया है, तो इसका CH3 यहां पे आ जाएगा, इसका CH3 यहां पे आ गया, इसका ये वाला H यहां पे आ गया, सॉरी बेटा, ये H यहां पे आ गया, ये H यहां पे आ गया। फिर सुन लेना, ये रट्टा नहीं मारना है, जो हार्ट अटैक आने लगे तुम्हें, हे भगवान इसको रटेंगे कैसे, अभी रटना नहीं है बे। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक कंपाउंड बना होगा, ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, ऐसी लिखावट में, और ऐसे लिखावट में 4 ऑप्शन होंगे, ऐसी लिखावट में 4 ऑप्शन होंगे, और बोलेगा इनमें से सबसे स्टेबल कौन है, इनमें से सबसे कम स्टेबल कौन है। बात पल्ले पड़ रही ना, तो बहुत आराम से देख लोगे, तुम्हें याद नहीं करना है, समझना है। तो एक फॉर्म ये थी 0 डिग्री पे, और एक फॉर्म ये हो गई 60 डिग्री पे। चलो एक और बनाते हैं जरा, एक और बना के देखते हैं क्या बन सकती है। एक डॉट वाला, एक गोले वाला, डॉट पे क्या क्या लगा, डॉट पे 2 H और एक CH3, तो डॉट पे लगा एक CH3 और 2 H। दूसरा कार्बन ये गोले वाला, इस गोले वाले कार्बन पे 2 H और एक CH3, चलो 2 H और एक CH3 है, तो ठीक है, इस गोले वाले कार्बन पे, इस गोले वाले कार्बन पे एक CH3 और 2 H। ऐसा भी तो हो सकता है यार, इस गोले वाले कार्बन पे 2 H और एक CH3, वही तो लगाया है। हाँ अभी क्या किया था, CH3 यहां लगा रखा था, अब कहां लगा दिया, CH3 यहां लगा दिया है, तो वही ना, गोले वाले कार्बन पे एक CH3 2 H, गोले वाले कार्बन पे एक CH3 और
दो H है वही। अरे यार एक बात बताओ, इस वाले H को ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया, कंपाउंड तो वही रहेगा ना। इस वाले मेथिल को उठा के यहाँ कर दो, H को यहाँ कर दो, क्या उससे कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं, वही रहेगा जो ब्यूटेन तब था, वही ब्यूटेन अब रहेगा। अबे भैया यहां वाले मेथिल को उठा के तुमने नीचे लगा दिया, H को यहां लगा दिया, तो क्या कंपाउंड बदल गया? नहीं, कंपाउंड अभी भी वही है। तो यहां पे अभी तुमने इस वाले में CH3 यहां लगा रखा था, अब CH3 यहां लगा रखा। हमें उससे क्या मतलब? हमें इस बात से मतलब है कि गोले वाले कार्बन पे 2 H होने चाहिए और एक CH3। तो गोले वाले कार्बन पे 2 H है और एक क्या है? CH3। ठीक है भैया, एंगल बताओ। जीरो। वेरी गुड, एंगल बताओ। जीरो। एंगल अभी भी कितना? जीरो। भैया हम क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, इस समय इसका एंगल कितना? जीरो। हम ये बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं ये कितने रोटेट होके बना, हम ये बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं ये कितने पे रोटेट होके बना, हम ये पूछ रहे हैं इस टाइम पे इसका एंगल कितना? 60, इसका कितना? जीरो, इसका कितना? जीरो। क्या बात पल्ले पड़ी? क्या बात पल्ले पड़ी? ठीक बात। कुछ और हो सकता है, चलो देखते हैं। इसको रोटेट कराते, इसको रोटेट कराते, कितने पे? 60 पे। कितने पे? 60 पे। कराया रोटेट, तो क्या होगा? ये वाला H यहां पे, ये वाला मेथिल यहां पे, ये वाला H यहां पे, राइट है ना भैया? ये इसको रोटेट नहीं करा रहे, बार बार हम इसको रोटेट करा रहे गोले वाले को। तो ये रोटेट कराया, तो ये वाला H यहां पे, ये मेथिल यहां पे, ये H यहां पे, ऐसा ही तो होगा ना। अब बना के देख रहे हैं कि क्या बन पा रहा है। तो छोटा हो जाएगा ऐसे, क्या बात है यार। हाँ भैया, अब एक तुमने ये बनाया, इधर बना देना, इधर इधर आ जाता है क्या? वाह यार, अबे हटा यार, देखो इतना हमें टेक का मास्टर ना बनाओ, ठीक है भैया। हाँ भैया ध्यान देना, यहां पे ये एक डॉट और यहां पे ये एक गोला। यार छोटा दिख तो रहा है ना पीछे तक? ठीक है भैया, ठीक। इस वाले कार्बन पे क्या किया है? इस वाले को रोटेट कराया है, ये वाले कार्बन पे ऊपर पे लगा हुआ है CH3, नीचे 2 ठो क्या लगे हैं? H। इसको कराया है रोटेट, तो ये मेथिल यहां की बजाय यहां आ गया, ये मेथिल यहां की बजाय यहां आ गया, ये वाला H यहां की बजाय ये आ गया, और ये वाला H यहां से उठ के यहां आ गया। ये वाला H यहां से उठ के ये आ गया। अब देखो जरा एंगल बताओ। 60, एंगल बोलो, एंगल बोलो, एंगल बोलो, रुकना, ये वाला एंगल बोलो, ये वाला बोलो। दोनों जीरो पे हैं? दोनों जीरो पे हैं? दोनों सेम है या डिफरेंट है? हैं जीरो पे, लेकिन उसके बावजूद भी है क्या? डिफरेंट, क्योंकि यहां मेथिल मेथिल के पास है और यहां मेथिल के बगल में क्या है? H। बात पहले पढ़ रही ना, 0 डिग्री पे मेथिल मेथिल है और एक बार 0 डिग्री पे मेथिल और H, राइट ना भैया? ठीक बात है। एंगल बताओ कितना? एंगल बोलो। दोनों 60 पे है, सेम है या डिफरेंट? क्योंकि अभी मेथिल मेथिल यहां पे, अब मेथिल मेथिल आमने सामने, डिफरेंट है ना भैया? तो टोटल कन्फॉर्मर ब्यूटेन के कितने? 4, 1 2 3 4। अब ये तुम ही बताते चलोगे, अब हम नहीं बताएंगे। ये इक्लिप्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 0 डिग्री पे क्या मिलता है? इक्लिप्स। ठीक है साहब, रुक जाओ, ये वाला इक्लिप्स, ठीक। अब एक बात जरा सोच के बोलना, इन दोनों में हपक के इक्लिप्स कौन है? पहला या तीसरा? पहला, क्योंकि मेथिल मेथिल के पास और H H के पास। तो ये हुआ फुल्ली इक्लिप्स और ये क्या हुआ?
पार्शियल इक्लिप्स। ये क्या हुआ? फुल्ली इक्लिप्स। और ये क्या हुआ? पार्शियल इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स क्यों? क्योंकि मेथिल मेथिल के पास है तो फुल इक्लिप्स हुआ, और यहां मेथिल मेथिल के पास नहीं है, मेथिल के बगल में एच है, तो इसको आपने क्या बोला? पार्शियल इक्लिप्स। ठीक है भैया, ये हो गई आंटी जी, मतलब एंटी फॉर्म। ये क्या हो गई? एंटी फॉर्म। जब एक स्टेगल फॉर्म ऐसी होती है जिसको स्टेगल ना बोल के एंटी बोल दिया जाता है। रीजन क्या? अभी बता रहे हैं। यहां पे ये भी स्टेगल की तरह लग रहा है, ये भी स्टेगल की तरह लग रहा है। जरा सोच के बोलना, मेथिल पास किस में है? दूसरे में या चौथे में? यहां पास है तो यहां रिपल्सन ज्यादा या कम? रिपल्सन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी? चौथे की। बात पल्ले पड़ी ना भैया? ये भी स्टेगर्ड, ये भी स्टेगर्ड। इस वाले स्टेगर्ड में मेथिल थोड़ा पास में है, यहां मेथिल बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो मैक्सिमम स्टेबल कौन हुआ? ये। राइट है ना? उसके बाद कौन हुआ? ये। अब सुनना, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि 60 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा 0 डिग्री के कंपेयर में, क्योंकि 0 डिग्री के जब होगा तो एटम बिल्कुल अगल बगल होंगे, रिपल्सन हपक के होगा, स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये तो कंफर्म है 100% कि इन दोनों की स्टेबिलिटी कम और इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब ये भी कंफर्म हो गया कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा है, यहां मेथिल दूर दूर है, यहां रिपल्सन कम है, तो यहां स्टेबिलिटी ज्यादा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? झूठ मत बोलना, कसम है नंबर ब्लॉक हो जाएगा। ध्यान रखना, नंबर वो ब्लॉक कर देगा तुम्हारा। समझ लो कौन, समझ लो कौन। हाँ भैया ध्यान देना, आज ही ब्लॉक। झूठ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना भैया? झूठ ना बोलना, आया ना? अब वो चुप हो गया, अब चुप हो गया, बोला अरे यार अब नहीं, कसम दे दी, नंबर ब्लॉक हो गया, तब क्या करेंगे? अब नहीं बोल रहा, अब चुप हो गया। हाँ भैया ध्यान देना, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी, अरे ब्लॉक हो गया तो अच्छा होगा, जिंदगी बच जाएगी तुम्हारी, जिंदगी नरक होने से बच जाएगी। अच्छा है। हाँ भैया, इन दोनों की स्टेबिलिटी इन दोनों से ज्यादा। अब ये कंफर्म हो गया, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मेथिल मेथिल दूर है और यहाँ मेथिल मेथिल पास है। अब ये बता दो, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में ज्यादा स्टेबल कौन? बेहतरीन, क्योंकि पहले वाले में मेथिल मेथिल पास में है, रिपल्सन बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी बहुत कम। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो हम नंबर दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे स्टेबल, सबसे स्टेबल 4 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, पक्का ना भैया? एकदम क्लियर है? अब इसका नाम एंटी, इसका नाम बता रहे क्या? क्या बता रहे? सुन तो लो पहले। ये एंटी फॉर्म, ये स्टेगर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। ये जो स्टेगर्ड है इसको स्टेगर्ड ना बोल के गैच फॉर्म बोलते हैं, GAUCHE। क्या बोलते हैं? गैच फॉर्म, GAUCHE। अब रीजन क्या? आप सुनना, क्यों क्यों का रीजन सुनना। यहां पे जिसने भी पूछा क्यों, वो रीजन सुने। दिक्कत ये है, यहां पे स्टेगर्ड कितनी दिखने लगी? 2। तो इसको भी स्टेगर्ड, इसको भी स्टेगर्ड, तो नाम बदल दिए गए। एक का नाम रख दिया गया एंटी और एक का नाम रख दिया गया गैच फॉर्म। है दोनों ही स्टेगर्ड टाइप की, लेकिन जब हम दोनों को स्टेगर्ड बोलेंगे तो अंतर कैसे पहचानेंगे यार, कौन सी फॉर्म कौन है? तो एक को नाम एंटी दे दिया गया और एक को नाम गैच दे दिया गया, तो इसको एंटी बोलते हैं और इसको बोलते हैं गैच फॉर्म। ये हुआ फुल्ली इक्लिप्स और ये हुआ पार्शियली इक्लिप्स। लिखना स्टार्ट करो। ब्यूटेन हैविंग, butane having, butane having 4 conformer, butane having 4 conformer, butane having 4 conformer, one of them is antiform, one of them is antiform, comma, gauche form, GAUCHE, comma, gauche form, GAUCHE, लिखा भैया? कॉमा,
fully eclipse form, fully eclipse form, fully eclipse form and partially eclipsed form, and partially eclipsed form. देखा भैया? And partially eclipsed form. अब बनाइए. ECLIPSED. स्पेलिंग बताइए यार, इक्लिप्स कैसे देख क्या रहे हो? नोट कर लो फटाक से. कौन बोला पे? पहले बनाइए, फिर सबके नीचे हम सबके नाम लिखवा रहे हैं. फिर इसका डायग्राम अब हम नहीं बनाएंगे, अब इसका डायग्राम आप बना के हमें बताओगे. पहले इसको नोट कर लो. बना लिया भैया सभी ने? इसके नीचे नाम लिखिए फुल्ली इक्लिप्स. फुल्ली इक्लिप्स, FULL भाई, फुल्ली इक्लिप्स. क्या स्पेलिंग? स्पेलिंग अंदर से एक बार आती है बस, अब हम खुद भूल गए. फुल्ली इक्लिप्स स्पेलिंग जब भी निकलेगी फ्लो में निकल जाएगी, वरना स्पेलिंग हमें कभी नहीं आएगी, बेफिक्र हो. यहाँ पे लिखो गैच फॉर्म, GAUCHE. अब बोलोगे इसकी कैसे याद है? मैडम ने मार मार के याद कराई थी तो याद है. इसकी याद है. हाँ तो इंग्लिश तो मैडम ही पढ़ाती थी यार, इंग्लिश क्लास 7 में मैडम पढ़ाती थी. अरे यार तुम लोग भी बकलो लो. नोट करो, इसका नाम नोट करो, पार्शियली. नोट कर बे, इसका नाम नोट करो, पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म. पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म, पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म. चौथा वाला एंटी फॉर्म. स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं.
तो सबसे स्टेबल ए से कम स्टेबल हुआ गैच, उससे कम स्टेबल हुआ पार्शियली इक्लिप्स, सबसे कम स्टेबल हुआ फुल्ली इक्लिप्स। सबसे कम स्टेबल क्या हुआ? फुल्ली इक्लिप्स ना फटाक से। बेटा ये घटता हुआ क्रम किसका है? स्टेबिलिटी का। सबसे स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। दिमाग में रखना कौन सी फॉर्म कौन? जब मेथिल आमने सामने एकदम तो एंटी फॉर्म। स्टेगर्ड की तरह दिखने वाली दो फॉर्म, जिनमें से एक का नाम एंटी और एक का नाम गैच। एक का नाम एंटी, एक का नाम गैच। एक का नाम एंटी, एक का नाम गैच। एंटी जहां मेथिल आमने सामने, और गैच फॉर्म जो स्टेगर्ड की तरह दिखे लेकिन आमने सामने की बजाय 60 डिग्री पे हो, अगल बगल हो। ठीक है, अब दो इक्लिप्स फॉर्म होंगी, दोनों 0 डिग्री पे होंगी, इक्लिप्स फॉर्म होंगी। जहां पे मेथिल मेथिल के पास हो फुल इक्लिप्स, और जहां मेथिल मेथिल के पास ना हो पार्शियल इक्लिप्स। अगर अब हम यहां पे ऑर्डर लिखें एनर्जी का, सबसे ज्यादा फुल्ली इक्लिप्स, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स, उससे कम एनर्जी गैच की, सबसे कम एनर्जी एंटी की। लिखो एनर्जी लेवल का घटता हुआ क्रम, ये स्टेबिलिटी का घटता क्रम था। ये स्टेबिलिटी का घटता क्रम था। ये एनर्जी का घटता हुआ क्रम है, ये एनर्जी का घटता क्रम, और ये स्टेबिलिटी का घटता क्रम। ये स्टेबिलिटी का और ये एनर्जी का। हाँ इथेन से, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। कितने डिग्री पे? 60 ना, कितने डिग्री पे? 180 पे है ही नहीं कुछ, 180 कुछ है ही नहीं। वो तो 180 60 60 60 60 60 60 60 आप पल्ले पढ़ ली ना। 180 पे कुछ है ही नहीं, है तो या तो 0 पे या तो 60 पे। बात समझना, है या 0 पे या 60 पे। मतलब अगर मेरी बात समझ में पा रहे हो क्या यार? मतलब अगर कोई है तो या तो वो 0 डिग्री पे है या तो 60 डिग्री पे है। ठीक, अब तुम बोल रहे हो 180 पे, आपने ग्राफ तो बनाया था। नहीं नहीं नहीं, वो 180 पे था नहीं, वो होगा 0 पे या 60 पे। लेकिन जब 0 से 60, फिर 60 पे 60, फिर 60 पे 60, फिर 60 पे 60, तो हमने रेंज बताई थी 0 से 180। बात पल्ले पढ़ ली ना यार? होगा या तो 0 पे या तो हाई स्टेबल 60 पे, लेस स्टेबल 0 पे। बात पल्ले पड़े ना भैया? ठीक बात, अब जरा ध्यान देना। क्या है उसके बाद? 0 से 60 पे रोटेट किया तो अगली फॉर्म आई, फिर 60 से फिर 60 रोटेट किया, फिर अगली फॉर्म आई। क्वेश्चन पूछा था कि 60 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। हाँ 60 डिग्री पे तो स्टेबल सबसे ज्यादा हो रहा है। फिर वही गलत बात, गलत बात, गलत बात मत समझो, गलत बात दिमाग में मत बिठाओ। हमने ये बोला स्टेबल 60 डिग्री पर होगा, दो अलग अलग बातें हैं। हमने ये बिल्कुल नहीं बोला कि स्टेबल 60 डिग्री के रोटेशन पे होगा। मेरी बात पल्ले पड़ रही ना यार? अरे झूठ हाँ मत बोला करो यार। हमने ये बोला कि 60 स्टेबल होगा 60 डिग्री पे। बात समझना, ये 60 डिग्री पे है, ठीक है, लेकिन अब हमने 60 पे रोटेट कराया तो 60 पे थोड़ा होना है। वो 60 प्लस 60 कितने पे हुआ? 120 पे। बात समझ में आ रही? 120 पे वो या 180 पे या 240 पे। तो वो आप स्टेबल खाली दो फॉर्म में, दो फॉर्म की बात करोगे जो दुनिया में एग्जिस्टेंस होगी, वो खाली दो में होगी। या तो 0 डिग्री पे कोई होगा या तो 60 पे होगा, इसके अलावा कोई
नहीं होगा, लेकिन रोटेशन आप करा सकते हो 120 पे भी, 180 पे भी, लेकिन वो जब हुआ होगा रोटेशन तो 60-60 के गैप में हुआ होगा। नहीं समझ में आ रहा है यार? आ गया। जैसे 0 से 100, सुन, 0 से 180 है, ठीक है, तो 0 से 180 में जरा 60 गिरो, ये पहला 60 हुआ, 60 और 60 120, 120 और 60, तो यहां से यहां तक 180 हुआ। 0 से 60 पहली फॉर्म बनी, ये दूसरी फॉर्म बनी, ये तीसरी फॉर्म। तो अब बोल, मेरी बात सुनो और बता, तीसरी फॉर्म कितने डिग्री पे बनी? 60 पे। पहली फॉर्म से दूसरी फॉर्म कितने पे बनी? 60 पे। दूसरी से तीसरी कितने पे बनी? 60 पे। यहां से यहां जो हमने चेंज किया वो एंगल कितना था? 180। अब समझते जाना, जरा मेरी बात समझना, अगर अभी भी नहीं कोई नहीं समझाओ तो जरा ध्यान दे। ये एंगल कितना? 0। 60 पे, 60 के बाद फिर 60 पे 120, फिर 60 पे 180, फिर 60 पे 240। अब बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अब अच्छा, तो ये 240 पे, वहां से 240 पे ये बना, लेकिन अभी इसका एंगल कितना? 0। इसका एंगल कितना? 0। बात पल्ले पड़ेगा भैया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का? ये एंगल कितना? 0। अब बोल मेरे लाल, क्या बोल रहा था? रुक जा तो बोल रहा हूं मैं, करके दिखा रहा हूं तब ज्यादा मजा आएगा। 0 है, 0 से कितने पे? 60 पे ना, 60 पे कराया, इस पे स्टेबल होगा, बिल्कुल सही। हंस के बराबर। तू बोल इन लोग बकलोल है, तुम बोलो मेरे भाई। अगर यहां से फिर कितने घुमाया? 60 पे। अब सुना, अब फिर 60 पे घुमाया, अब हो जाएगा अनस्टेबल। तो 60 पे घूमे तो ये जरूरी नहीं कि स्टेबल ही आए, हो सकता है वो पहले स्टेबल हो और अब 60 घुमाने पे क्या हो गया? अनस्टेबल। हो सकता है पहले स्टेबल हो, पहले अनस्टेबल हो, लेकिन अब 60 घुमाने पे क्या हो गया? स्टेबल। क्या बात पहले पड़ रही है यार? पक्का ना? ठीक बात। हाँ बोलो। 60 से क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हो तुम। 0 से 55 घुमा दो, लेकिन मेरे लाल 120 का आधा क्या? 60। मैक्सिमम स्टेबल कहां पे मिलेगा? 60 पे। मिनिमम स्टेबल कहां पे मिलेगा? 0 पे। तो जो मिनिमम वो इक्लिप्स, जो मैक्सिमम वो स्टेबल, बीच की सारी फॉर्म स्क्यू। मतलब अगर तुमने मेथल को यहां ना लगा के थोड़ा सा यहां से बीच में लगाया है, स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म। सारी फॉर्म क्या होती है? नाम होता है, नाम होता है। जैसे गैच फॉर्म है ना, वैसे नाम क्या होगा? स्क्यू। वो तुम्हारे सिलेबस के बाहर की बात है। क्या इतनी बात समझ में आ गई भैया? 100% समझ में आई तो जरा हमें दो बातें एक बार बता दो तो हमें लगेगा हाँ समझ में आ गया। कोई 0 डिग्री पे है, कोई 0 डिग्री पे है, तो स्टेबल या अनस्टेबल? दिमाग में लेके आओ स्ट्रक्चर, 0 डिग्री वाला स्ट्रक्चर दिमाग में लेके आओ। लाए 0 डिग्री से, सुनना ध्यान से, 0 डिग्री पे स्ट्रक्चर दिमाग में लाए कि नहीं लाए? ठीक। अब तुमने 0 डिग्री से 120 किया, सुनना ध्यान से, 0 से 120 किया, स्टेबल या अनस्टेबल? बात अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबल बना होगा 60 पे, फिर अगले 60 पे अनस्टेबल, फिर अगले 60 पे स्टेबल, फिर अगले 60 पे अनस्टेबल। अब बात पल्ले पड़ गई 100%। भैया ये फॉर्म बना ली है ना, ये घटता हुआ क्रम एनर्जी का लिख लिया। सबसे ज्यादा एनर्जी फुल इक्लिप्स, उसके बाद पार्शियल, उसके बाद गैच, उसके बाद एंटी। चलो इसका ग्राफ देखते हैं जरा, ग्राफ क्या बन के आएगा, रटना नहीं है। कैसे को हटा सकते हैं? कितनी फॉर्म है? बड़ा मन मुस्कुरा रहे हो, किसी को याद कर रहे हो क्या बेटा? हाँ भैया, कितनी फॉर्म है? 4। अकेले मुस्कुरा रहा, अकेले में एकदम 3 मिनट के मतलब नहीं है, अकेले मुस्कुरा रहा है। हाँ भैया, फॉर्म कितनी है? 1 2 3 4 फॉर्म है। तो यहाँ पे लाइनें कितनी खींची जाए? 4। इसके पहले में 2 फॉर्म थी, 2 लाइन खींची थी, अब की बात 4 फॉर्म है, 4 लाइन खींचते साहब।
अरे यार, चलो ये हो गई फुल्ली इक्लिप्स, ये हो गई पार्शियल इक्लिप्स, ये हो गया गैच, ये हो गया एंटी। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। जो ऊपर उसकी एनर्जी ज्यादा, जो नीचे उसकी एनर्जी कम। ये एनर्जी लेवल का ऑर्डर देखो ना, सबसे ज्यादा इसकी, सबसे ऊपर इसको लिखा, उससे कम इसकी, उससे नीचे इसको लिखा, उससे कम इसकी, उससे नीचे इसको लिखा, सबसे कम इसकी, सबसे नीचे इसको लिखा। तो जब भी ग्राफ आएगा 4 ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन में पहले तो ये ढूंढना है आपको कि वो कौन से 2 गलत ऑप्शन है जहां पे एनर्जी लेवल का ऑर्डर गलत सेट किया है। ऐसे ऑप्शन 100% 4 में से 2 होंगे आपके पास। एनर्जी लेवल का ऑर्डर दिमाग में है तो आधा ग्राफ तो ऐसे से ही कर लोगे, ठीक है, कि सबसे ऊपर ये, उससे कम एनर्जी, उससे कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी। अब 0 डिग्री पे जो कहानी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है फुल्ली इक्लिप्स की। कहां से? फुल्ली इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स से हमने इसलिए बोला कि यार वो हमने मिटा दिया है तो हम आपको समझाएंगे कैसे। नहीं वो हमने हटा दिया ना, मिटा दिया मेरे भाई, बैक तो कर दीजिए वो। ये होता है ये वाला, ये वाला तब भी आ जाएगा। पेज बदले यहाँ पे, आओ तुम आ दो, कर दो आके, आओ कर दो। नहीं आएगा, फिर जाएगा, इसके बाद आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। हाँ भैया ध्यान देना, अपनी अपनी कॉपी में ध्यान दो जरा। आपने स्ट्रक्चर फुल्ली इक्लिप्स पे ध्यान दो। पहला वाला, राइट। जब फुल्ली इक्लिप्स को देख पा रहे ना, फुल्ली इक्लिप्स, जब फुल्ली इक्लिप्स को 60 पे घुमाओगे तो गैच बनेगा या एंटी बनेगा? मानते हो ना? इतना दिखाई दे रहा है ना? ठीक। तो भैया अब जरा ध्यान देना, ग्राफ रट्टा वट्टा नहीं मारना है ना, ग्राफ बनाना है अब तुम्हें, तो ग्राफ तुम देखते चले जाओगे। यहाँ पे फुल्ली इक्लिप्स, ये पार्शियली इक्लिप्स, ये गैच और ये एंटी, ठीक है भैया। कहानी 0 डिग्री मतलब फुल्ली इक्लिप्स से स्टार्ट। अब 60 पे रोटेशन कराएंगे तो टच करेगा कौन सा? गैच। तो ग्राफ को हम टच कराएं पार्शियल में या गैच में या एंटी में? चलो हम गैच में लेके आए, ये टच कराया ग्राफ, ठीक है। अब सुनना, गैच फॉर्म देखो अपनी अपनी कॉपी में, गैस फॉर्म देखा। अब इस गैस फॉर्म को 60 पे रोटेट कराओ फिर से, क्या बना? पार्शियली। 60 पे रोटेट कराया तो ये बना पार्शियली, ठीक है भैया। 60 पे रोटेट कराया पार्शियली, ये 0 डिग्री पे था, ये 60 पे था, ये अगला 60 मतलब क्या हो गया? 120। बनाना को नहीं कुछ, ठीक है। अब सुनना, क्या बन चुका है बोलो? पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स ये रहा। अब पार्शियली इक्लिप्स को तुमने 60 डिग्री पे फिर रोटेट कराया तो क्या बना बोलो? क्या बना? एंटी। तो ये बना एंटी, ये बना एंटी। अब की बार ये आ गया यहाँ पे और एंगल अब कितना? 180। नहीं समझ में आया? नहीं आया? रट्टा तो नहीं मारा? तो ग्राफ पहले हुआ क्या, हमने ये देखा सीधे कि 0 डिग्री पे फुल्ली इक्लिप्स था, फुल्ली इक्लिप्स को 60 पे रोटेट कराया तो गैच मिलेगा, फिर इसको 60 पे रोटेट कराया तो पार्शियल मिलेगा, फिर इसको 60 पे रोटेट कराया तो एंटी मिलेगा। मतलब 0 से 60 पे ये, अगले 60 पे मतलब 120 पे ये, अगले 60 पे मतलब 180 पे ये। तो अब तुम्हें ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं, ना तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ खाली एक का बनाना था, बाकी किसी का भी ग्राफ तुम देखोगे और तुरंत आंसर बता दोगे। अगर तुम्हें चीजें समझ में आ गई है तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, तो ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें आपको सिखाना था। एक ग्राफ और सिखा रहे हैं, जरा ध्यान देना, इसको पास करा देना। हाँ भैया ध्यान देना,
ये एनर्जी लेवल का ऑर्डर है, ठीक है। कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है। 0 डिग्री पे ये मिला है तुम्हें यहां से 60 डिग्री पे, अगले 60 पे ये मिला, या बोल लो यहां से यहां तो क्या हुआ 120, यहां से यहां 120, लेकिन यहां से यहां तो 60 ही माना जाएगा, ये यहां से यहां 60, ठीक है। तो भैया हम जरा एक ग्राफ बना रहे हैं, इस वाले एक्सिस पे एनर्जी, इस वाले पे एंगल, इस वाले पे थीटा एंगल। अब हमें इतना बता दो, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, उसके बाद, उसके बाद सबसे ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे, ठीक। 0 डिग्री पे कौन मिला, 0 डिग्री पे कौन, ए। तो कहानी स्टार्ट कहां से, ए से, ठीक है। अब 60 पे क्या मिला, बी। तो अब ग्राफ आके रोके बी पे या सी पे, बी पे या सी पे, भैया जस्ट 60 पे क्या मिला, बी। तो ग्राफ कहां रुकेगा, बी पे, ठीक है, बी पे रुका। अब उसके बाद बी पे रुकने के बाद अगला 60 जब घुमाओगे, अगला 60 जब घुमाओगे तो ग्राफ कहां पे आएगा, सी पे। तो ये ग्राफ बी से होते हुए कहां पे आया, सी पे। अब उसको घुमाओगे तो वापस फिर ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो आपको ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर एनर्जी लेवल का ऑर्डर पता है तो ग्राफ बनाना आपके लिए बच्चों का खेल है, वरना ये ग्राफ बहुत कठिन लगते हैं, निहायती कूड़ा होते हैं तब जब चीजें सब दिखने लगे साफ साफ, कौन स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, तो ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, रटोगे तुम इथेन का रटोगे, एग्जाम में प्रोपेन का पूछा जाएगा, तुम ब्यूटेन रखोगे पेंटेन पूछ लेगा। तो अगर तुमने रटा नहीं है, ये बातें दिमाग में है कि स्ट्रक्चर देख के तुमने वहां बना हुआ स्ट्रक्चर आएगा, 5 स्ट्रक्चर बने हुए होंगे और वहां पे बोलेगा कि ये बताओ इन 5 स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी का बढ़ता क्रम क्या, या एनर्जी का बढ़ता क्रम क्या, या कौन सा ग्राफ इसके लिए फिट बैठ रहा है। तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कौन सा ग्राफ फिट बैठ रहा है, अगर आपको ये पता है किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा। चलो अच्छा खैर, अब हमें फिलहाल एक बार बताओ, एंटी फॉर्म में, एंटी फॉर्म में और गैच फॉर्म में स्टेबल कौन था, मानते हो ना? हमेशा एंटी फॉर्म गैच फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा हमेशा। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए, सुनना ध्यान से, अब यहां से एक क्वेश्चन 2015 नीट पे पूछा था, जब कभी ऐसा हो जाए कि कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट हो जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होने पे उल्टा हो जाता है, गैच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है कंपेयर टू एंटी के। वरना हर जगह, चाहे वो प्रोपेन में हो, चाहे वो ब्यूटेन में हो, चाहे पेंटेन हो, पेंटेन का कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, चाहे हेक्सेन हो चाहे हेप्टेन हो, किसी का भी कन्फॉर्मर हो, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है एंटी। लेकिन एक केस में एंटी की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और गैच की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब मसला ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है और कहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी कंपाउंड में अगर इन तीनों एटम से एक भी H डायरेक्ट जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वरना नहीं। कब होगी? जब फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनसे जुड़ा डायरेक्ट एक भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नोट लगा के लिखो। वैसे तो हमेशा, वैसे तो हमेशा वैसे तो हमेशा एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है वैसे तो हमेशा एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है गैच फॉर्म से।
गैच फॉर्म से। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो गैच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। गैच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। गैच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है एंटी फॉर्म से। एंटी फॉर्म से देख लिया भैया। अगला पॉइंट, बोले अगर किसी कंपाउंड में, अगर किसी कंपाउंड में कम से कम एक एच ऐसा है अगर किसी कंपाउंड में कम से कम एक एच ऐसा है जो डायरेक्ट जुड़ा है, जो डायरेक्ट जुड़ा है, जो डायरेक्ट जुड़ा है फ्लोरीन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। बना लिया भैया। चलो एक एग्जांपल वही दिखा रहे जो नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ। हाँ साहब जरा देखो ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं? क्योंकि O से डायरेक्ट जुड़ा H है। दुनिया का कोई भी कंपाउंड जिसमें कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो या तो F या तो O या तो N के साथ, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो भैया O से डायरेक्ट जुड़ा H है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब सुनना, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं पर अब तुम्हें समझ में आने लगे। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इस कार्बन के पास दो H एक OH, दो H और एक OH। ये दूसरा कार्बन गोले वाला, इसके पास भी दो H और एक OH, इसके पास भी दो H और एक OH। ठीक है भैया, एक फॉर्म और बना रहे हैं। एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, इस वाले कार्बन के पास एक OH दो H, इस वाले कार्बन के पास एक OH दो H, एक OH दो H। ये दूसरा कार्बन, इसके पास भी दो H एक OH, तो इसके पास भी दो H, तो एक H ये रहा, एक H ये रहा और ये क्या हुआ OH। दोनों स्टेगल की तरह है कि नहीं है? एक होगी एंटी, एक होगी गैच, मानते हो ना यार? तो खुद खुद देख के बताओ
पहले और दूसरे में कौन एंटी है? मानते हो ना? पहला वाला एंटी और ये वाला गैस। हमेशा सुनना ध्यान से, हमेशा एंटी स्टेबल होगा हमेशा, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो गैस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी फॉर्म से। रीजन क्या है वो भी देखना। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वो कैसे होगी, किस एटम के बीच में होगी? वो ये वाला H इस वाले O से करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी। एक जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में होगा और दूसरा होगा वो इंडिया के बाहर वाले मेडिकल कॉलेज में। तो जब अट्रैक्शन ही नहीं, डिस्टेंस इतनी बढ़ जाएगी तो मामला बेकार हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पास में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से गैस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एंटी फॉर्म से। हमेशा हमेशा और हमेशा एंटी स्टेबल होगी गैस से, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो गैस ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एंटी से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब आएगी? सो हमने आपको लिखवा दिया, जब कम से कम एक H डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो F या तो O या तो N के साथ। खटाक से बनाओ दोनों फॉर्म, खटाखट बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। रट्टा ना मारना, कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि बदल के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतनी बात दिमाग में रखना कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो गैस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एंटी फॉर्म से। ये फॉर्म हो गई है एंटी और ये हो गई है गैस। बना लिया भैया? हम अभी इन दोनों को कंपेयर करा रहे हैं, इसकी बातें नहीं कर रहे। अच्छा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही, हमें इतनी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, खत्म। एक है तब भी, अगर एक OH है तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। किसमें? हाँ, अगर एक OH है तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मेरे लाल। एक ही F है तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस वाले मॉलिक्यूल के दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ। बस समझ में आ रही है ना? तो फॉर्म वही, आंसर वही आने वाला है। भैया पहली बात तो ये कि ये जो कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म है, ये मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 3D का काम है। जब 3D में चीजें आपको दिखेंगी तो एकदम समझ में आ जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो घंटा 3D में कुछ दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आने वाला है। तो जो ऑनलाइन पढ़ने भैया उनको हम बता दें कि कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म ऐसी आइसोमेरिज्म है जो ऑनलाइन आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हो। हमें लगता है ऐसा, अब बाकी समझ में आ गई तो अलग बात है। भैया आप लोग को समझ में आ गई ना? एकदम क्लियर है? ठीक बात। इसमें एंटी, यहाँ लिखना गेट, यहाँ लिखना मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस, मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस। बना लिया भैया? इसको हटा सकते हैं? ठीक। एक रैंडम कंपाउंड बनाते हैं, जरा ध्यान देना। ऐसे कुछ भी बना रहे हैं, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, इसके अबाउट कंफर्मेशन बनाएंगे, इसके अबाउट कंफर्मेशन बनाएंगे। ज्यादा स्टेबल क्या मानेंगे, गैच या एंटी? बोलो कितने लोग बोल रहे हैं गैच फॉर्म? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 गैच फॉर्म। कितने लोग बोल रहे हैं एंटी फॉर्म? एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गैच फॉर्म। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। यार 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 मेरी बात तो सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन कंपाउंड में होगी जहां पे F या O या N से डायरेक्ट H जुड़ा हो। तो F तो है, क्या F से डायरेक्ट H जुड़ा है? नहीं यार, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंटी इज द मोर स्टेबल देन द गैच फॉर्म।
बात पढ़ने पड़ रही ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब कम से कम एक H डायरेक्ट जुड़ा हो या तो F या तो O या तो N के साथ। यहां पे F तो है लेकिन F से डायरेक्ट जुड़ा H नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो एंटी मोर स्टेबल देन द गैस फॉर्म। अच्छा बताओ इसको। तो बोलेगा नहीं। गैच या एंटी कौन स्टेबल? गैच। आप बोलो बेटा गैच। आप बोलो बेटा गैच। बोलो आंसर रीजन खत्म हो गया। एन से डायरेक्ट जुड़ा H है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, गैच फॉर्म ज्यादा स्टेबल किससे? एंटी से। क्या बात अब थोड़े पल्ले पड़ रही है? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तब गैच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी किससे? एंटी फॉर्म से। बात समझ में आ गई ना भैया? वेरी गुड। अब एक बात सुनना, अभी जब ये लिखवाएंगे तो इसकी हेडिंग होगी कि अगर आपको किसी सामने वाले को डिप्रेस करना है तो ये उसके लिए क्वेश्चन है। इतने ऊपर लेवल का क्वेश्चन नीट की औकात नहीं है पूछे, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका काम आपको पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, वहां पे काम पड़ेगा ही पड़ेगा, तो हम यहाँ बता रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर से मतलब आइसोमेरिज्म में कंफर्मेशन से इतने ऊपर लेवल का क्वेश्चन पूछ पाना नीट के बस के बाहर की बात है, ठीक है। लेकिन बता इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर आपको किसी सामने वाले का दिमाग डिस्टर्ब करना है तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो। यार ये बताओ कि ये है, एक बार हाई पीएच पे बताना है, एक बार लो पीएच पे बताना है। जब भी बोलेगा हाई पीएच तो बोलेगा बेसिक मीडियम, जब भी बोलेगा लो पीएच तो बोलेगा एसिडिक मीडियम। इतनी बात दिमाग में फीड करके रखना, नोट नोट मत करना, कुछ भी बातें सुनना। अगर बोलेगा लो पीएच तो लो पीएच का मतलब होगा एसिडिक मीडियम, हाई पीएच का मतलब होगा बेसिक मीडियम। तो अगर किसी एक कंपाउंड में ये बोले कि हाई पीएच पे बताओ कौन स्टेबल होगा, एंटी फॉर्म या गैच फॉर्म, लो पीएच पे कौन स्टेबल होगा, एंटी फॉर्म या गैच फॉर्म, बात तो है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है। अगर ये ना लिखा होता, अगर ये ना लिखा होता तो 100% श्योर होता कि गैच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द एंटी फॉर्म, क्योंकि यहां पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर हाई पीएच और लो पीएच पे पूछ दे तो कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन वो आपके सिलेबस के बाहर की बात है। लेकिन बताएंगे जरूर, लेकिन बताने के लिए इसके लिए टाइम कम से कम 20 मिनट लगेगा, जो कि आज अब उनके पास टाइम है नहीं। तो कल का लेक्चर कंफर्मेशन के लिए खतरनाक इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन खासकर उनके लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम लास्ट ईयर तो सर से पढ़ चुके हैं, अब वही मिलना, वो नहीं मिलने वाला, बहुत कुछ चेंज मिलने वाला है, ठीक है। और उठा के नोट्स भी देख लेना, बच्चे लास्ट ईयर पढ़े हुए ये सोचे कि पॉइंट सेम टू सेम मिलेगा, नहीं, ड्रास्टिक चेंज मिलेगा नोट्स में। तो पहली बात ये है कि गोला ना मारे, दूसरी बात ये है कल का लेक्चर बिल्कुल मिस ना करें। कल का लेक्चर में ये खत्म करेंगे आधे घंटे में और स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कहीं जाना नहीं है, बैठे रहना है। अभी क्लास नहीं छोड़ी है बेटा, अभी क्लास कहाँ छोड़ी है? अभी तो हमने बोला है, अभी तो हमने टॉपिक खत्म किया है। अब तुम्हें बता दोगे तो हम क्लास छोड़ते जाएंगे। चलो बताओ मेरे भाई, ये बताओ कि ब्यूटेन के कितने कंफर्मर? 4। नाम बताओ। ठीक, वेरी गुड, ठीक ठीक। बोलो मेरे भाई सबसे स्टेबल, आवाज नहीं किसी की। फुल्ली एक्लिप्स सबसे स्टेबल, क्या ये सही बोला? नहीं, बोलो मतलब सबसे स्टेबल अंटीजी, सबसे स्टेबल अंटीजी, सबसे अनस्टेबल मेरे भाई फुल्ली एक्लिप्स। ठीक है भाई, मेरे ये बताओ कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो गैच और एंटी में कौन स्टेबल माना जाएगा? है, क्या सही बोल रहा है? गैच फॉर्म। कौन स्टेबल माना जाएगा? गैच फॉर्म। हमें पॉइंट एक बार जरा रिमाइंड कराओ, इथेन के जनरली कितने कंफर्म? एक स्टेगर्ड, एक इक्लिप्स। याद दिलाओ 0 डिग्री पे कौन?
60 डिग्री पे कौन? स्टेबल। ज्यादा स्टेबल कौन? कम स्टेबल कौन? हाई एनर्जी कौन? हाई एनर्जी कौन? ब्यूटेन के कितने? कौन कौन? एंटी फॉर्म, पार्शियली एक्वियस फॉर्म, फुल्ली एक्वियस फॉर्म, गैस फॉर्म। सबसे स्टेबल एंटी के बाद, गैस के बाद, पार्शियल के बाद। मानते हो ना भैया? हमेशा एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल किससे? गैस फॉर्म से। कब गैस फॉर्म ज्यादा स्टेबल? क्या आ जाए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट कराएंगे कल वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 10:10 पे।